ಕಡು ಚೊಕ್ಕ ಗೋರಿಯೇ ಹೋ ಕಡು ಚೊಕ್ಕ ಗೋರಿಯೇ ಒಕ್ಕುದೆ लचकानी खाई जालक हो। अभी हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेजेस बिल को स्वीकृति दी, यानी कि जल्दी इस बिल को संसद में लाया जाएगा। और ये जो बिल है ये इसलिए अहम है क्योंकि अब जो है जम्मू कश्मीर में 5 भाषाएं जो है वो आधिकारिक भाषाएं बन जाएंगी इस बिल को पारित करने के बाद। यानी कि जब संसद इस बिल को पारित करेगा तो 5 भाषाएं जो है वो जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाएं बन जाएंगी। इसमें जो है डोगरी भाषा भी होगी जो कि जम्मू संभाग में बोली जाती है, खासतौर पर डोगरा समाज द्वारा। कश्मीरी भाषा भी जो है उसको आधिकारिक भाषा का दर्जा मिलेगा। तो कश्मीरी भाषा जो है वो ज्यादातर कश्मीर घाटी में ही बोली जाती है। और साथ ही में उर्दू तो पहले से ही थी, उसको भी शामिल किया गया है। और साथ ही में हिंदी और अंग्रेजी भाषा को भी आधिकारिक भाषा का दर्जा मिल जाएगा। ये काफी ही बहुत बड़ा अहम कदम है सरकार के द्वारा, क्योंकि अनुच्छेद 370 और 35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, जो कि पहले राज्य था, अब ये केंद्र शासित प्रदेश है। हालांकि ये अस्थायी तौर पर अभी केंद्र शासित प्रदेश है। और अब जिस तरह से अब कानूनों में बदलाव आ रहा है, और ये खासतौर पर जम्मू कश्मीर की जनता के लिए बहुत ही अहम बात है, क्योंकि डोगरा समाज की जो भाषा है डोगरी भाषा, इसको काफी समय तक अनदेखी हुई इस भाषा की। और साथ ही में कश्मीरी भाषा, जबकि कश्मीर घाटी में सभी लोग कश्मीरी ज्यादातर लोग जो है जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है वो कश्मीरी भाषा ही बोलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसको आज तक इतने दशकों तक आधिकारिक भाषा का दर्जा नहीं था। तो काफी बड़ा डेवलपमेंट है जम्मू कश्मीर के लिए। तो हम इस चर्चा को अब शुरू करते हैं। सबसे पहले संजीत जी आपसे, आप जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि डोगरी के प्रति आपके दिल में जो आपके हृदय में खास प्रेम है जी, तो डोगरी भाषा को जो अब आधिकारिक भाषा बनने वाली है एक बार जब संसद इस बिल को पारित कर लेगा तो कितना महत्व रखता है जम्मू की जनता के लिए? क्योंकि हमने देखा है कि कई वर्षों से, कई दशकों से जनता की मांग रही कि डोगरी भाषा, इसका इतना अच्छा साहित्य है, रिच कल्चर है, लेकिन भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा नहीं मिला। अब ये हो गया है, क्या समझते हैं आप, कितना महत्वपूर्ण है? आप संक्षिप्त में पहले आप अपना इनिशियल रिएक्शन दीजिएगा, बाद में हम बाकी मुद्दों पर एक एक करके आएंगे। तो आप पहला रिएक्शन। सुनील जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बड़ा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है सरकार ने कि इसे ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो उस पे तौर पे लिया गया है, क्योंकि 2 चीजें इसमें बड़ी महत्वपूर्ण रहेंगी। एक तो डोगरी भाषा के विकास, प्रचार और विस्तार के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि समाज जो हमारा है, जो नई जनरेशन खासतौर पे आ रही है, उसका डोगरी जो आम जो भाषा होती थी आम बातचीत की घरों में, वो कम हो रही थी। लेकिन इस फैसले से इस डोगरी भाषा के प्रचार प्रसार में और आपसी बातचीत में एक बहुत बड़ा योगदान मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों की ये मैं ये कहना चाहूंगा कि आजादी के बाद की सबसे बड़ी एक मांग थी कि डोगरी को भी एक स्थान मिले। और ये एक पहला ऐसा कदम मैं कहना चाहूंगा कि जो बिना किसी एजिटेशन के जम्मू के लोगों को बिना उसके मिला है। वरना जम्मू को हर चीज के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, लड़ना पड़ता है, फिर कहीं जाके इसको किस चीज का वो मिलता है। लेकिन ये पहली एक चीज हो रही है, मैं देख रहा हूं कि इतने वर्षों से कि पहली एक चीज जो है वो केंद्र सरकार जो इसमें ये बिल जो अभी लाएंगे उसको पास करेंगे, तो ये जम्मू कश्मीर को लेके बड़ा ऐतिहासिक कदम है, बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। और डोगरी के विकास के लिए, इसके विस्तार के लिए बहुत बड़ा कदम मैं कहूँगा। बिल्कुल। डॉक्टर अग्निशेखर जी, आपके इनिशियल रिमार्क्स क्या कहेंगे, कितना महत्व रखता है? क्योंकि आप खुद कश्मीरी हैं और बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि 1947 से अब तक कश्मीरी भाषा जो कि कश्मीर घाटी में बोली जाती है, ज्यादातर लोग इसी भाषा को बोलते हैं, बोलचाल की भाषा है, आम जनता की भाषा है और काफी इसका इतिहास रहा है, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो लेकिन इसकी अनदेखी हुई, इसको आधिकारिक भाषा नहीं बनाया गया, अब इसको बनाया गया है, कितना महत्वपूर्ण आप इसको समझते हैं? सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि एक ऐतिहासिक कदम है जो इस सरकार ने उठाया है भाषाओं की दृष्टि से। और भाषा को स्वीकृति मिलना एक राजभाषा के स्तर पर, ये एक तरह से आप एक समाज को, एक भूगोल को वाणी देते हैं।
और उसको वाणी देते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। कहाँ? जहां रोजगार के मसले होते हैं, सरकारें होती हैं, अदालतें होती हैं। और उससे क्या है कि आज जो ग्लोबलाइजेशन है, और ग्लोबलाइजेशन में जितने भी बाकी चीजों पे खतरे भाषाओं पर भी हैं, जो विश्व भर की अनेक भाषाओं, सैकड़ों भाषाओं पे खतरे मंडरा रहे हैं कि लुप्त हो जाएंगी और इनको अंग्रेजी लील जाएगी। लेकिन इस कदम से, जैसे डोगरी की बात कर रहे थे मेरे भाई, कश्मीरी की बात कर रहे हो आप, उर्दू, ये तो है ही अंग्रेजी, ये चूंकि ये भविष्य के साथ जुड़ेंगी, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ जुड़ेंगी, तो एक तो वो सुरक्षित रहेंगी भाषाएं और फैलेंगी फूलेंगी। डोगरी भाषा है, क्योंकि आप डोगरी भाषा में काफी आपने लिखा है, पढ़ा है, बोलते रहते हैं, आप चर्चा भी करते रहते हैं और काफी लंबे समय तक आप दूरदर्शन से जुड़े रहे, डोगरी समाचारों के आप संपादक भी थे। आप मुझे बताइए कि डोगरी भाषा को अब तो जो आधिकारिक भाषा का जो है दर्जा मिलने वाला है, लेकिन जो अभी डोगरी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी में है। जी जी। और अभी कुछ वर्ष पहले ही शायद इसको पढ़ाने की भी जो है वो दोबारा से शुरू हुआ, स्कूलों में पढ़ाई जा रही है, लेकिन देवनागरी में ही पढ़ाई जा रही है। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि डोगरी भाषा की एक अपनी लिपि हुआ करती थी, टाकरी लिपि। और आजकल चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, तो कई जो मैं देखता हूं सोशल मीडिया पर भी, खासतौर पर डोगरा समाज के जो हमारे दोस्त हैं, जो युवा वर्ग हैं, टाकरी के बारे में काफी चर्चा शुरू होने लग गई है। कई लोगों ने तो मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि वो लिपि की कुछ चीजें भी लिख के ले रहे हैं, एक दूसरे को जन्मदिन की जब शुभकामनाएं देते हैं तो टाकरी में लिख कर देते हैं, तो काफी अच्छा लगता है। लेकिन संजय जी, चूंकि टाकरी जो है बहुत कम लोग जानते हैं, तो क्या समझते हैं आप कि डोगरी भाषा को आधिकारिक भाषा का तो दर्जा मिल जाएगा, लेकिन टाकरी का क्या होगा? क्या टाकरी के लिए रिवाइवल के लिए एफर्ट्स नहीं होने चाहिए? बहुत बड़ी एक आपने बात की है, इसके ऊपर काफी विचार भी हुआ है। जब टाकरी की हम बात करते हैं, आप हैरान होंगे ये जान के कि जो पुराने हमारे बुजुर्ग थे, वो अभी 70-80 के दशक तक खासतौर पर जो व्यापार से जुड़े हुए हैं, उनकी बही खातों की भाषा जो है वो टाकरी थी। और उससे पहले भी, चूंकि ये देवनागरी साथ में जब 47 के बाद डोगरी में ये लिटरेचर लिखना शुरू हो गए, तो इसे देवनागरी लिपि में लिखा जा रहा है। इसका इतिहास बहुत पुराना है। ये टाकरी की जो हम बात करते हैं, ये केवल जम्मू की भाषा ही नहीं थी उसी में। ये अगर हिमाचल, आप यहाँ चंबा की बात करें या धर्मशाला की बात करें, कांगड़ा का बात करें, तो ये सारा डोगरा इलाका था। वहां पे भी चंबयाली जो टाकरी है, जो इसका स्क्रिप्ट था, वहां के राजा ने ये अपने कामकाज की जो भाषा थी वो टाकरी थी, उसी को एक स्टैंडर्डाइज करके इन्होंने उस लिपि में लिखना शुरू किया। जो व्यापार होता था, कोर्ट की भाषा होती थी, बाकी कामकाज की जितनी भी भाषा थी वो टाकरी थी। उसी समय इस क्षेत्र में भी, जैसे कांगड़ा में भी इसका प्रयोग हुआ करता था। जम्मू में खासतौर पर 1860 के करीब महाराजा रणवीर सिंह थे, तब उन्होंने टाकरी में काम करना अनिवार्य किया था। जो खासतौर पर जो सरकारी जो कामकाज है, सरकारी अधिकारी है या कर्मचारी है, उनके लिए ये अनिवार्य होता था कि उनको टाकरी आनी चाहिए। और कामकाज की जो भाषा है, उन दिनों पर्शियन ज्यादा लिखी जाती थी, कोर्ट की जो भाषा थी वो भी पर्शियन थी। उन्होंने कहा कि पर्शियन के साथ साथ टाकरी भाषा का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। लिपि जो है वो टाकरी लिपि में जो है वो डोगरी लिखी जाए, और डोगरे अक्षर जो है वो जो एक स्टैंडर्डाइज एक लिपि के जो शब्द हैं वो बनाए गए, और उसमें सारा काम, कोर्ट का काम उसमें होता था। पट्टे लिखे जाते थे, जागीरें लिखी जाती थी कि इसको क्या देना है, वो सारा उस भाषा में हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि पर्शियन का जो है वो प्रयोग ज्यादा बढ़ता गया, और 1900 के बाद हम देखते हैं कि जो बिजनेस जो कम्युनिटी थी, जो व्यापारी लोग थे, वो सारा ज्यादा काम जो है अपना उसी बही खाते, आज भी बही खाते हैं, मैंने खुद देखे हुए हैं, उसी अपनी टाकरी स्क्रिप्ट में ही उसी लिपि में लिखे जाते थे। डॉक्टर अग्निशेखर जी, कश्मीरी भाषा जो है कश्मीर के ज्यादातर रहने वाले जो लोग हैं उसका प्रयोग करते हैं बोलचाल में, और चाहे वो कश्मीरी मुस्लिम समाज हो या कश्मीरी पंडित समाज हो, कश्मीरी ही बोलचाल की भाषा है। लेकिन जो अभी कश्मीरी पढ़ाई जाती है, वो उसकी जो लिपि है, स्क्रिप्ट है, वो पर्शियो अरेबिक है, नस्तलिक है। और जो कश्मीरी भाषा की जो मूल लिपि है
वो शारदा लिपि है, जिसका कि काफी ज्यादा इतिहास है। आप तो से भली भांति परिचित हैं कि साहित्य कितना ज्यादा है शारदा लिपि में लिखा गया है। कश्मीरी विद्वानों ने कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है साहित्य को बढ़ाने में। और आज भी अगर हम देखें कि जैसे काशी में जहां पर वेदों की शिक्षा दी जाती है, तो वहां पर आज भी जब छात्र छात्राएं जो हैं वेदों की शिक्षा दीक्षा लेते हैं, उनको कहा जाता है जब समाप्त होता है पूरी तरह से शिक्षा दीक्षा कि आप कश्मीर की दिशा की तरफ आइए, प्रणाम कीजिए और नमस्तुते शारदा देवी काश्मीर पुरवासिनी इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। हमारे कुछ मित्र हैं जो कि कोंकण क्षेत्र में रहते हैं, तो वो भी कहते हैं कि जब उनके घरों में कभी पूजा अर्चना होती है, कुछ विशेष आयोजन होता है, तो ये इस मंत्र का उच्चारण जरूर होता है कि नमस्तुते शारदा देवी काश्मीर। तो शारदा का एक इतिहास रहा है कल्चर में, तो और साथ ही में साहित्य में। तो शारदा लिपि में ही ज्यादातर किताबें लिखी जाती थी, कश्मीरी विद्वानों ने ज्यादातर उसी में अपना जो है कंट्रीब्यूट किया है। लेकिन आज दुर्भाग्यवश से जो शारदा लिपि है, जैसे कि संजीव जी कह रहे थे कि कई लिपियां जो है लिप्त हो गई हैं, ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन है। मुझे नहीं लगता कि आज मेरे ख्याल से हाथ पर गिनती मात्र के जो है वो वैसे लोग हैं जो शारदा लिपि को जानते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि क्या ऐसे कदम सरकार को उठाने चाहिए कि कश्मीरी भाषा की जो मूल लिपि है यानी कि शारदा लिपि, उसको दोबारा रिवाइव किया जाए? आपकी प्रस्तावना में 2-3 मुद्दे हैं। एक तो आपने सभ्यतागत बात की शारदा की, जैसे हम कहते हैं ना, अंग्रेजी वाले कहते हैं इंडिया एज एन आइडिया ऑफ इंडिया। जब आप कश्मीर की बात करोगे, देयर इज एन आइडिया ऑफ कश्मीर, तो वो सिविलाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट है। फिर आपको शारदा की बात आई, शारदा देवी हैं, अधिष्ठात्री हैं, वहां की ज्ञान की देवी हैं, और जहां ज्ञान की देवी शारदा है, वहां की लिपि शारदा होना कोई बड़ी बात नहीं है, वहां है शारदा है। फिर आपने ये कहा कि जितना विपुल साहित्य कश्मीर में रचा गया है, कश्मीर से बाहर इधर जम्मू में भी, आप रघुनाथ लाइब्रेरी में देखिए, यहां जम्मू में, तो नीलवत पुराण के दृष्टि से देखें तो कश्मीर में भौगोलिक रूप से 2 भाग किए गए हैं। एक तो इंटीरियर कश्मीर जो वैली है, उसको कहा गया है अंतरगिरी, और बाहर जो है इमीडिएटली उसको बहिरगिरी है। तो बहिरगिरी के क्षेत्रों में आपका भद्रवाह, चिनाब वगैरह, यहां तक जम्मू तक ये बहिरगिरी है। और उधर आपके अभिसार है, जिसको आप आज मुजफ्फराबाद या पीओके वगैरह बोलते हैं। ये क्षेत्र हैं कश्मीरी भाषा के, और फिर कम कम होता जाता, फिर डोगरी की अपनी भाषा है आएगी, और डोगरी से यहां शुरू करिए बनिहाल के, फिर वहां कश्मीरी शुरू हो जाएगी, अंदर जाएगी तो पूरी कश्मीरी है। इस तरह पूरे कश्मीरी भाषी जो जनता है उसकी भाषा कश्मीरी है। और शारदा की लिपि की बात करेंगे। अब ये कश्मीरी भाषा है, ये क्या है, कहां से आई है? क्योंकि कई चीजें आपने जोड़ी हैं बात में, जैसे संजीव जी ने भी काफी किया। तो भाषाओं का एक परिवार होता है, जैसे हमारे परिवार हैं, हमारे अलग अलग खानदान हैं, कोई खजूरिया है, कोई सूद है, कोई राजपूत है, कोई पता नहीं, भाषाओं के परिवार होते हैं। एक परिवार हमारी भाषाओं का है, इसको इंडो एरियन फैमिली लैंग्वेज कहते हैं, भारतीय भाषा परिवार। भारतीय भाषा परिवार में ये भाषाएं आती हैं डोगरी से लेकर के कश्मीरी तक। फिर जब कश्मीरी में जाते हैं तो ये कहां तक जाती है, कहां से निकली है, तो इसकी खोज में जाने वाले जाते हैं तो वो कहते हैं ये संस्कृत से भी प्राचीन है। संस्कृत का मतलब होता है अभी 4-5 हजार साल पहले आपने भाषा को सुधारा, परिष्कृत किया, संस्कार दिया तो संस्कृत कहलाई। लेकिन किसको संस्कार दिया? कोई तो थी ना भाषा, तो वो कहां से? वो ऋग्वेद की भाषा तक जाती है। तो ऋग्वैदिक भाषा के हमारी कश्मीरी जो हम बोलते हैं, इसके रूट्स जो हैं वो वहां हैं। और कुछ विद्वान तो कहते हैं नहीं, उससे भी पहले, यानी कई एवोल्यूशन है बहुत लंबा। कहने का मतलब ये ऋग्वेद से लेकर, ऋग्वैदिक भाषा से लेकर के ये कश्मीर जो फैली हुई है, तो 1000 साल जो पीछे हम आज जाएं, 1000 साल से इसका एक वो ढांचा बनने लगा है जो हमारे सामने है।